दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है हमारा टारगेट डे 12 और आई होप कि आप लोग बेहतरीन तरीके से टारगेट्स को अचीव कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो। पता है क्यों? 2022 में लास्ट 25 दिन भी जिन लड़कों ने जी जान लगा के, जैसे हमने जी जान लगाई थी ना, सारा कंटेंट उन लोगों को प्रिंट फॉर्मेट में दे दिया था, अपने नोट सारे प्रिंट फॉर्मेट में दे दिए थे, मतलब पूरी जान लगा दी थी। 251 रुपए उन लोगों से लिए गए थे, लेकिन जान लगा दी थी। और ऐसे ना जाने कितने स्टूडेंट्स थे जो सिर्फ लास्ट के 25 दिन भी जी जान लगा के पढ़े थे, तब भी उन लोगों ने सिलेक्शंस लेके दिखाए हैं। अगर वो लड़का सिर्फ ग्रुप डी ट्रैक मेंटेनर भी बन गया था ना, तो आज उस लड़के का बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उसके पास कि वो एएलपी बन जाए, गार्ड बन जाए, स्टेशन मास्टर बन जाए। 50% डिपार्टमेंटल कोटा से इतनी वैकेंसीज आ रही हैं जितनी वैकेंसीज ओपन रिक्रूटमेंट से नहीं आ रही हैं। एक डिवीजन से जहां 900, एक डिवीजन कह रहा हूं, एक रेलवे एसडब्ल्यूआर से 921 पोस्ट देखने को मिली हैं। एक डिवीजन ओनली हुबली से 521 पोस्ट हैं। आप समझ सकते हैं कि एक डिवीजन से इतनी पोस्ट आ रही है, इतनी तो ओपन रिक्रूटमेंट में नहीं है। तो उस बच्चे के पास कितनी ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर उस डिवीजन के अंदर रेलवे ग्रुप डी 2022 में मान लेते हैं 4000 बच्चे भी सिलेक्ट हुए होंगे, 4000 बच्चे, और 4000 बच्चों में कुछ लड़के बीएससी वाले भी होंगे, कुछ लड़के बीकॉम वाले भी होंगे, कुछ लड़के सिर्फ 12th भी होंगे, कुछ सिविल इंजीनियरिंग से भी गए होंगे। आप समझिए उन 4000 में से 2000 बच्चे बचे होंगे अब तक, कुछ छोड़ के चले गए होंगे ग्रुप डी की जॉब, कुछ लड़के का इधर उधर सिलेक्शन हो गया होगा, कुछ लड़कों की एएलपी की वेटिंग क्लियर हो गई, कुछ का एनटीपीसी क्लियर हो गई। आप समझिए उन 4000 में से 2000 बच्चे बचे। अब जो 2000 है, उन 2000 3000 बच्चों में से अब क्या हो गया आपकी, भैया ग्रुप डी 2018 के भी तो हो सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं 2018 वाला बच्चा 2022 के बच्चे को कॉम्पीट करना बहुत डिफिकल्ट काम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, A1 मेडिकल चाहिए, तो उन जो 2-3 हजार बच्चे जो बचे हैं अब फाइट करने के लिए 500 पोस्ट पे, उसमें से उनके मेडिकल स्टैंडर्ड गिर जाएंगे बहुत सारे लोगों के। तो चुनिंदा बच्चे ही हैं और चुनिंदा ही सीट्स हो गई, मतलब 2 गुना या 3 गुना का कंपटीशन है। मतलब इतना आसान हो गया है। आप यहां लाखों के साथ लड़ रहे हो, उसको हजारों के साथ भी नहीं लड़ना है, और वो कितनी आसानी से अब सिलेक्शन लेके ऊपर पहुंच जाएगा आपसे पहले। अब बच्चे एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि भैया ये बताओ आप कि ये डिपार्टमेंटल कोटा से इतनी वैकेंसी क्यों निकाली जा रही हैं। इस पे वैसे मैं एक पर्सनल वीडियो आप लोगों को दूंगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इतनी वैकेंसीज डिपार्टमेंटल कोटा से क्यों आ रही हैं। इस पे आप लोगों को वीडियो मिलेगी, तभी आप लोगों को समझ आएगा। थोड़ा सा लंबा है, उसमें मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि वो बच्चा अगर उसने उस समय पे बेहतरीन गाइडेंस के साथ उसने पढ़ाई की थी, तो आज उस लड़के को बेनिफिट भी मिल रहा है और वो आपसे आगे भी निकलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि जो कंटेंट फॉलो करवाया जा रहा है, आप उस कंटेंट को बेहतरीन तरीके से फॉलो कर लीजिए। मैं तो कह रहा हूं आप टारगेट्स की फोटोकॉपी निकाल लो। अगर इस समय आपसे नहीं हो पा रहा है, आप फोटोकॉपी निकाल के भी पढ़ सकते हो। अगर फोटोकॉपी भी नहीं हो रही है, फोटोकॉपी निकाल के रख लीजिए, और फोटोकॉपी को जब पेपर होगा तब मैच करा लीजिएगा कि जो जो भैया ने कराया था, क्या वो चीजें देखने को मिल रही हैं पेपर के अंदर या नहीं मिल रही हैं। 2022 के जो पेपर्स हैं उन पेपर्स को उठा लो, 2018 के पेपर उठा लो, और टारगेट्स उठा लो जो पिछले कराए हुए हैं। अभी तो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि चुर गए वो। वहां से टारगेट के कंटेंट उठाओ और पेपर से मैच कराओ कि क्या ये जो बंदा बोल रहा है वही चीजें हुई थी या कुछ अलग हो गया था। संविधान के नोट्स एकमात्र हमने दिए थे आप लोगों को, और आप देख लेना वहीं से कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। जितने नोट्स प्रोवाइड करवाए उन नोट्स से आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। आगे भी इसी तरीके से एएलपी के वालों को भी हम नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, बाकी चीजें भी करवा रहे हैं, बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़वा रहे हैं। रिवीजन भी आप लोगों का चल रहा है, साथ साथ एक दिन रिवीजन का भी दे दिया था, बीच में 2 हफ्ते आप लोगों को रिवीजन के दे दिए गए। अब आप लगातार तैयारी करते चलिए, थोड़ी सी स्पीड तो बूस्ट करनी पड़ेगी। पुराने ढर्रों पे चलोगे सिलेक्शंस नहीं होंगे, इस बात को समझ लो। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को हार नहीं माननी है, घबराओ मत। वैकेंसीज जैसे जैसे आ रही हैं, अगर आपकी तैयारी हुई, जिस तरीके से आप टारगेट्स चल रहे हैं, ये टारगेट्स ऑल इन वन है। मैं लिख के दे सकता हूं आप लोगों की, अगर इसके बाद अगर आप जेई का प्रीवी देने जाओगे ना, तब भी किसी का बाप नहीं रोकेगा। इन टारगेट से ही चीजें आएंगी आप लोगों की। ग्रुप डी का पेपर देने चले जाना, मैक्सिमम 95% से ज्यादा सिलेबस आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा।
एनटीपीसी पेपर दे देना, बस थोड़ी सी जीके को और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेना, बाकी रीजनिंग मैथ्स को आपको अलग करने की जरूरत नहीं है, आप इतने बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। कहने का मतलब यह है कि लगभग सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो रही हैं, बस आप लोगों को हार नहीं माननी है। अब तो ईयरली बेस पे अगर चीजें हो रही हैं तो आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से रेलवे के अंदर एक बार घुसना चाहिए, क्योंकि 50% डिपार्टमेंटल कोटा से अगर वैकेंसी भरी जा रही है तब भी आप लोगों का घुसना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से ये पोस्ट खाली हो रही है ना, इन पोस्ट पे ग्रुप डी की जो वैकेंट पोस्ट हो रही हैं उस पे ही वैकेंसी आने की उम्मीद है। मैक्सिमम 40 और मिनिमम 15 और 40 के बीच में वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। 15 तो नहीं मिलेंगी, अगर 1/4 वैकेंसी भी मान ली जाए, जैसे पहले ट्रेंड देखा है, तब भी 25,000 के आसपास तो वैकेंसी आ ही रही है। लेकिन सिलेक्शन किसका होगा ये आप समझ लीजिए। अगर आपका पिछली बार 1 लाख में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इस बार अगर 25-30 हज़ार या 40,000 वैकेंसी भी आ रही है तो आप खुद समझिए कि आपको कितनी मेहनत की जरूरत है। बाकी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आपका मन है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक भी इसी चीज में रहते हैं कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो तब पढ़ेंगे जब वैकेंसी आएगी। तब पढ़ोगे तो फिर 1-2 नंबर से रहोगे, फिर मत बोलना, क्योंकि भैया बच्चा तो तब, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप चैनल पे नए हो और आप तैयारी कर रहे हो तो चैनल से जुड़ जाओ और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। बेहतरीन तरीके से आप लोगों की ग्रुप डी की भी अब दोबारा से तैयारी स्टार्ट कराने जा रहे हैं। एएलपी की तो चली रही है, इसमें आप लोग अगर जाना चाह रहे हो तो भैया इस समय तो एक टारगेट पुराना और एक ये कवर करोगे तब जाके कवर होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए आइए देखिए गाइस, ये है हम लोगों का स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स का टारगेट। देखिए करंट अफेयर्स को मैं लास्ट का, अब ये खत्म होने वाला है। ये हमारा जो काम करने का था ना स्टैटिक जीके, और जो जीके में से हम चीजें करने वाले थे वो सब खत्म होने वाली हैं। ये बस अब थोड़े दिन का और है, मतलब अगले 1-2 टारगेट का और रहेगा, बस इसका काम खत्म। फिर हम आपको स्पीडी की जीके ही करवाने वाले हैं। स्पीडी की जीके से ही मैक्सिमम चीजें आप लोगों को करवाएंगे, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि लास्ट टाइम का पढ़ा हुआ लेटेस्ट होगा, वो याद भी रहेगा। अदरवाइज आप लोग फिर भूलते जाएंगे और उस समय आप लोगों को पढ़ाई बहुत जरूरी होगी उसकी। तो ये वाली चीजें आप कर लेंगे, जिंदगी में कभी बदलने वाली नहीं है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जैसे कि बिल्कुल क्रम से चीजें चल रही थी। पहले आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ी, उसके बाद आपने मुगल काल पढ़ा, अब मुगल काल से आगे का है, अब यूरोपियों का आगमन हो गया है यहाँ पे। और इसके बाद यूरोपियों के आगमन के बाद 1857 का विद्रोह, नरमपंथी और उदारवादी चरण इसी के अंदर आता है। ये वाला हम कवर करेंगे। आज हम 1905 तक पहुंच जाएंगे, 2 लेक्चर्स होंगे 20-20 मिनट के, बस आप वहां तक पहुंच जाओगे, आपका काम खत्म। नोट्स हमारे रहेंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उतना करना है, सिर्फ एक बार नोट वीडियो देख लो, नोट्स की अगर प्रिंट निकलवाना है प्रिंट निकलवा लो, अगर आपको नोट करने हैं तो नोट कर लो, उतना ही आना है। उससे ज्यादा आप लोगों को करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ग्रुप डी, जेई, एएलपी, टेक्नीशियन, इन सब के लिए इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। एनटीपीसी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, उसके लिए बाद में बात करेंगे, अभी एनटीपीसी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये एकमात्र टॉपिक मैंने इस बार रखा है। लेकिन जो पुराने टॉपिक्स थे, जैसे मूल अधिकार था, मूल कर्तव्य थे, उनके पीवाईक्यू इस बार डाले हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप देख लेना जरूर से जरूर। कैसे क्वेश्चंस आपके 2022 में भी आए हुए हैं, वहीं से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये हम लोगों का है जो स्टैटिक जीके का टारगेट है। साथ में करंट अफेयर्स का टारगेट डाला है, ब्रांड एम्बेसडर 2024। देखिए, एक बुक करंट की, स्पीडी की, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में लेके आ रहा हूं। मेरे पास पहले से भी अवेलेबल है, लेकिन मैं लेटेस्ट ला रहा हूं और उससे आप लोगों को आगे की चीजें कवर करवाई जाएंगी। फिलहाल ब्रांड एम्बेसडर वाला जो टॉपिक है इसको आप कवर करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो साइंस में हम लोगों का जो टॉपिक है, साइंस में भैया फिजिक्स का द एंड हुआ। अब आप कहेंगे क्या भैया फिजिक्स अब इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, 90% फिजिक्स जो आपने की है वहीं से आएगी। 10% जो बचा है वो मैं साथ साथ लेके चलूंगा। जैसे कि कुछ वैज्ञानिक खोजें जो हमें आनी चाहिए, कि रेडियो की खोज किसने की, टेलीफोन की खोज किसने की, ये सारी जो चीजें हैं, या वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस कहां से कवर करने हैं वो मैं करवाऊंगा। अदरवाइज आपको एएलपी के प्री में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। टेक्नीशियन के प्री में, वो टेक्नीशियन का तो एक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ना है वो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ के कवर हो जाएगा, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लास 9th NCERT चैप्टर नंबर 1
अब हम आ गए हैं केमिस्ट्री पे। तो उधर हमारी फिजिक्स कंप्लीट हुई। फिजिक्स इसलिए पहले करवाई गई क्योंकि फिजिक्स का हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज पार्ट ए में है और उसी के मार्क्स जुड़ने हैं हमारे, इसलिए करना तो था ही। पहले केमिस्ट्री भी करनी थी, पहले फिजिक्स भी करनी थी, लेकिन हमने पहले फिजिक्स कर ली। उसके पीछे ये रीज़न है कि जो चीज़ पहले कर ली जाती है उसका बार बार रिवीजन होता है तो वो हमें याद हो जाती है। अब आपको फिजिक्स पक्की हो जाएगी और मैं यही तो चाहता हूँ कि आपकी फिजिक्स पक्की हो जाए। बात रही केमिस्ट्री की, तो वो एग्जाम तक पूरी होगी तो लेटेस्ट नई नई चीज़ें पढ़ी हुई होंगी तो आपका काम चल जाएगा एग्जाम में। जब आपने नया नया पढ़ रखा होगा तो आपके वो याद भी होगा। वो फिजिक्स इसलिए याद होगी क्योंकि वो आप पहले से पढ़े हुए हो। अब आपका काम हो गया आसान। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री तो पढ़ के यहीं पे छोड़ दोगे। जैसे ही आप CBT 2 के पार्ट ए में जाओगे तो आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है, वो आपने पहले से पढ़ी हुई होगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान लगेंगी। बाकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पे और भी आप लोगों को बेहतरीन इन डेप्थ इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो मैटर्स इन आर सराउंडिंग, ये हमारा चैप्टर है। हमारे आसपास के पदार्थ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से NCERT के अंदर बच्चे की तरह ये चीज़ें समझाई गई हैं कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनकी कितनी अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी अवस्था होती है। अच्छा ये बताओ, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं या 5? और अगर 5 हैं तो 5th स्टेज का नाम आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये बहुत पूछा जाता है कि 4th स्टेज का नाम बता दो, 5th स्टेज का नाम बता दो, पदार्थ की 5 व्यवस्था कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन। इसके अंदर जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, PDF मार्किंग तो मैं आप लोगों को दूंगा ही। इसके अंदर है कि भाई आप लोग सबसे पहले बिल्कुल 0 से आप पढ़ना शुरू करोगे कि पदार्थ की अवधारणा कैसे आई है, क्या सूक्ष्म कण होते हैं, इसके अलावा ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। आप सब्लिमेशन के बारे में पढ़ोगे, निक्षेपण के बारे में पढ़ोगे, डीसब्लिमेशन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। और सब्लिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऊर्ध्वपातन वाला मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऊर्ध्वपातन इंपॉर्टेंट है, पदार्थ की 4थी और 5वीं अवस्था इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निक्षेपण भी इंपॉर्टेंट है। बाष्पीकरण तो आपने पढ़ ही रखा है। लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है, नहीं पढ़ नहीं चुके हो, आप पढ़ोगे हीट एंड टेम्परेचर वाले चैप्टर में, तो वो यहीं से कवर होगा। अब जब आप इसे कर लोगे ना, 1st एंड 2nd चैप्टर को, तो आपको हीट एंड टेम्परेचर वाला चैप्टर पढ़ना आसान लगेगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे चलना चाहिए वैसे वैसे ही काम हो रहा है, एकदम सिस्टमैटिक वे में। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आपके साथ हम खड़े हैं, इसलिए टेंशन मत लो। नेक्स्ट है इसमें लेटेंट हीट पढ़ लोगे, सेंसिबल हीट पढ़ लोगे, इसके अलावा यूनिट्स, बस इतना ही है। चैप्टर बहुत छोटा सा है, 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो बाकी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। इस बार अगर ये साइंस हमने कम की है वो इसलिए कि अगर किसी का कुछ छूटा हुआ है तो वो कवर कर ले। तो साइंस कम करने के साथ साथ हमने जो आप लोगों को एक चीज दे दी है वो ये दे दी है कि इंपोर्टेंट 4 पेजेस हैं फिजिक्स के 1 लाइनर क्वेश्चंस के लिए। तो मैं तो कहूंगा कि आप एक बार उसमें सिर्फ रीडिंग मारें, जो क्वेश्चन नया लगे, जो आपको ना आता हो, रीडिंग मारते हुए आपको लगे कि ये नया है, मुझसे नहीं आता था, उस क्वेश्चन को लिख लें। 1 पेज में आपके 4 पेज समझ आएंगे। अगर मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं इन क्वेश्चंस को बार बार पढूं, तो उन 4 क्वेश्चंस का आप प्रिंट निकलवा लें और उन 4 क्वेश्चंस को उन 4 पेजेस को आप पढ़ सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उस 4 पेजेस के अंदर कम से कम 800 क्वेश्चंस होंगे, कम से कम 800 क्वेश्चंस। तो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, उनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो चीजें बची हैं फिजिक्स के अंदर भी वो हम कराएंगे, आप घबराइए मत, आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम लोग बायो की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो मानव रोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब से ये वायरस, वैक्सीन्स, इनकी चर्चा होती है तो मानव रोग से रिलेटेड टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मानव रोग हमने पहले ही पढ़े थे, वायरस से होने वाला, बैक्टीरिया से होने वाला। इस बार हम मानव रोग ही पढ़ेंगे, वायरस बैक्टीरिया को भी छोड़ो, सारे रोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 भी उसका, पार्ट 2 भी। तो जितने MCQs क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं वो आप लोगों के पास आएंगे, आप उन चीज़ों को कवर करेंगे। नोट्स मैं अपने आप प्रोवाइड कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस BIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाइए, वहां से अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। कोर्स में एनरोल होने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वहीं दिख जाता है ऊपर, और उस ग्रुप के अंदर सारा का सारा कंटेंट है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि उस ग्रुप में जुड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आप लोगों का कवर हो जाता है। नेक्स्ट, जैसे ही हमें पता चलता है कि ऊपर के टारगेट्स हमारे कम हैं, और तो हमने क्या किया है, पार्टनरशिप
सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के आपको 12 से 15 क्वेश्चंस जो आपको दिए हैं, आप सिर्फ उन्हें भी कर लेते हैं तब भी आप लोगों का काम हो जाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि आप 1 से 2 लेक्चर देखिए, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। बस आपको कॉन्सेप्ट आ गया, 12-15 क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं उन्हें कर लिया, इसके बाद अपना प्रीवियस ईयर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब यह है इस चैप्टर को ओवरऑल आपको 4 घंटे का समय देना है और यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो 4 घंटे का समय 2 दिन में दिया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है मिक्सचर। तो मिक्सचर और कंपाउंड प्रोपोर्शन, ये दोनों चैप्टर लगभग आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी कर चुके हो, लेकिन क्योंकि ये उससे मैच खा रहे हैं इसलिए यहां पे भी डाल दिया गया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एक पार्ट है मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन, जो चैन रूल भी आता है तो वो इसी के अंदर है। तो इन दोनों का भी 2 घंटे का लेक्चर इसका और 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर इसका, इनको भी हम कवर करेंगे। अगर बाय द वे रह गया, मान लेते हैं कि आपसे ये कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे लगा कि नहीं हो पा रहा बच्चे से कंप्लीट, तो टेंशन मत लेना, नेक्स्ट टारगेट में डाल देंगे ये कंपाउंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर। बाकी इन 2 चैप्टर्स को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका एक डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, देखिए मैं दिखा देता हूं। जैसे ही आप अपना ग्रुप ओपन करते हैं, जो आपका टेलीग्राम वाला ग्रुप है, उसके ऊपर ना एक डिस्कशन ग्रुप का लिंक है। ये देखिए, ये आपका एक ये देखिए, ये आपका ग्रुप है ना, ये आपका ग्रुप है ना, ये वाला, यही है ना ग्रुप। इस ग्रुप में ये देखिए यहाँ पिन किया हुआ है मैसेज, इसमें लिखा हुआ है इस ग्रुप में ओनली कंटेंट ही मिलेगा, बाकी आपका डिस्कशन ग्रुप के अंदर है। तो आप उस डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसके अंदर आप अपनी परेशानी रख सकते हो, बता सकते हो कि भैया मुझे ये लेक्चर नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। और जो जो गाइडेंस आपको ग्रुप में दी जा रही हैं उन गाइडेंस को आप जरूर से जरूर फॉलो करें। हर चीज इन डेप्थ बताई जाती है, आप उस चीज को सीखें और काम करें। इस तरीके से हमारा ये काम खत्म हुआ। नेक्स्ट हमारा है रक्त संबंध, रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन जो चैप्टर है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो जेई हो, चाहे एनटीपीसी हो। तो इस चैप्टर को हम करेंगे, वो भी इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आप कवर करते ही हैं। इसके नोट्स आप जरूर से जरूर बना लीजिएगा। इसके नोट्स मेरे पास नहीं है, या ये मानो कि मैं खुद नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर के नोट्स आपको खुद से बनाने जरूरी है। अच्छा खासा चैप्टर है, फैमिली ट्री उरी आप सीख गए बनाना तो आपका काम हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे आपका काम खत्म। ठीक है, ब्लड रिलेशन वाला हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। पिछले टारगेट में भी ये दिया था, लेकिन किसी वजह से आप लोगों का सिंपल मशीन, क्योंकि आप लोग घबरा रहे थे ज़्यादा हो गया, सिंपल मशीन कंप्लीट नहीं हो पाया है, यह बहुत ही कम हुआ है। इस बार आपका सिंपल मशीन का हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इलेक्ट्रिसिटी आपने एनसीईआरटी का कवर कर लिया। अब अगर मान लेते हैं कोई टीचर है आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पहले नंबर पर पढ़ा देता है, तो ये बेवकूफ़ियत हो गई। क्यों? क्योंकि पहले एनसीईआरटी से आपको बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, जो आपका एएलपी सीबीटी 1 में, ग्रुप डी सीबीटी 1 में, टेक्नीशियन, जेई, इन सब में काम करेगा, जो एनसीईआरटी से पढ़ा। उसके बाद अब जो पार्ट ए में आने वाली है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, वो थोड़ी सी आगे की है, उसके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें हैं। डायोड के बारे में पूछ सकता है, ट्रायोड के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है, तो सेल्स के बारे में पूछ सकता है, जबकि एनसीईआरटी में ये सब चीजें नहीं है। तो आप लोगों को अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे लेके चलेंगे, तो वो रहा इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 हम कवर करेंगे। चाहे हमें पार्ट 2 लगे, चाहे 3 लगे, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 हम कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई हैं। ये रहा आपका टारगेट। अगर न्यू बच्चे जुड़ना चाहते हैं, पहली बात तो अब जुड़ने का वैसे मुझे नहीं लगता इतनी जल्दीबाजी में कोई करेगा, लेकिन अगर कर रहे हो आप, अगर जुड़े हो, तो फिर थोड़ी सी स्पीड लाइए। एक टारगेट पहले वाला कंप्लीट करिए और एक टारगेट ये वाला कंप्लीट करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है ऐसे, मैं स्टार्टिंग से ही करूँगा, तो आप स्टार्टिंग से कवर करिए। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के वहाँ से वीडियो लेक्चर्स जरूर देखिए। सिर्फ पीडीएफ से या टारगेट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लेक्चर्स के बिना, नोट्स के बिना काम नहीं होने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, टेक केयर, तैयारी करते रहिए, घबराइए मत। यहाँ नहीं, भगवान ना करे आपका ऐसे, आपके साथ ऐसा हो। मैं तो चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो, लेकिन अगर किसी वजह से, किसी कमी की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई बात नहीं है, मैं ये नहीं हुआ तो एनटीपीसी निकाल लूँगा, ग्रुप डी निकाल लूँगा, मतलब कोई ना कोई एग्ज़ाम आप निकाल लें, मैं ये चाहता हूँ बस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।